महात्मा गांधी ने कहा, रावण पर रामचंद्र जी ने जय पाया। जय पाया और कैसा जय पाया कि जिसे हम कहते हैं कि तब से राम राज्य शुरू हुआ। आज तो राम राज्य नहीं है क्योंकि राम नहीं है हमारे बीच में। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसा उत्सव तो आ गया। वो बात कर रहे 1947 की, आज़ादी के वक्त की। ऐसा उत्सव तो आ गया। हमारे जो राम और रावण का युद्ध है, किताबों में ये तो है, लेकिन बाहर का युद्ध है। क्योंकि हमारे भीतर में असुर संपत्ति भी है और दैवीय भी है। दैवीय शक्ति का रिश्ता राम से है और असुर शक्ति का रिश्ता रावण से है। तो राम और रावण के बीच युद्ध चलता है। तो हमारे भीतर अच्छा और बुरा पड़ा है। मतलब राम भी हमारे अंदर ही है और रावण भी हमारे अंदर ही है। राम जीतता है तो ईश्वर की जय होती है। राम जीतता है तो ईश्वर की, हमारे अंदर राम हमारे अंदर है। तो ये थे मिस्टर गांधी। तो उनका कहना ये है कि अगर राम जीतता है, यानी राम और रावण केवल हमारे अंदर में है और ये बाहर का युद्ध है। बाहर का अर्थात हम कहीं बाहर में लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते, उस बात पर ध्यान देते, तो ये सब क्या है? बाहर का। और उसको हम अपने घर में लेके आते हैं। तो गांधी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि यह राम और रावण का युद्ध बता करके इस देश को तोड़ा मरोड़ा जाता है, लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, लोगों को आपस में भिड़ाया जाता है। और सच ये है कि वो सिर्फ किताबों में लिखा है। तो क्या उन किताबों पर यकीन कर लेना, इसलिए कि किसी किताब में, क्या मानव के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है और मेरे देश के लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि कहाँ तक सच होगा और कहाँ तक नहीं होगा, इसकी वो कल्पना कर सके? मैं देखता हूँ इस देश में फिल्म इंडस्ट्रीज काम कर रहा है। सुना है कि बहुत बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं और बहुत पैसा लगाते हैं, कमाते भी हैं और खर्चा भी करते हैं, दिखाते भी हैं लोगों को। तो क्या इतनी मामूली सी बात को नहीं समझा सकते कि वो वास्तव में हमारे अंदर का युद्ध है? खैर, अब चलते कि इसको सबसे ज्यादा हवा कौन देता है, राम और रावण के युद्ध को? इसको हवा वो लोग देते हैं जिनको राजनीति करनी है। और भारत की राजनीति 1950 से लेकर के देखिए, मैं 50 की बात इसलिए हमेशा करता हूँ क्योंकि संविधान लागू हुआ। तो भारत की राजनीति हम देखते हैं तो उसमें आते हैं सबसे भारत का मुख्य संगठन आरएसएस, जो एक आतंकी संगठन है। वो लोगों के दिलो दिमाग को भड़का देता है। उन पे चोट करता है और उसके बाद उन्हीं को सांत्वना देता है कि नहीं भाई, यह ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आज जिस रूप में इस देश में पार्टी है बीजेपी, भारत के लोगों को
चलाने वाली पार्टी, भारत के लोगों को भिखारी बना के रखने वाली सोच जो आरएसएस की है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। आखिर भारत में भारत का संविधान भी तो है। तो इनका तात्पर्य है कि क्यों ना लोगों को आपस में लड़ाया जाए, क्योंकि लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, मरते कटते यदि रहेंगे तो उनका सारा का सारा ध्यान धर्म, जाति, मजहब, हिंदू, मुसलमान, इन सब में यदि बढ़ जाएगा तो वो इंसान है, उनको इस बात की कभी पहचान नहीं होगी। किसको? इस देश के लोगों को, क्योंकि वो तो आपस में कटने मरने के लिए तैयार है इस बात पर कि वो हिंदू है, मैं मुसलमान। आरएसएस ने इस देश में लाखों ऐसे संगठन खड़े किए हुए हैं कि वह संगठन इस देश के लोगों को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है तो लोग केवल आपस में लड़ने पर आमादा होते हैं। और ऐसे में भारत का कानून कहीं ना कहीं पीछे आ जाता है। वैसे भी इस देश में कानून, कोर्ट, कचहरी कभी भी काम सही तरीके से करते हुए नजर नहीं आया, क्योंकि मौजूदा हालात में बीजेपी और आरएसएस ये दोनों भी आज से नहीं, पहले से ये एक ही है। नरेंद्र मोदी को देखिए कि 98 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये आरएसएस, नितिन गडकरी को देखिए या भारत के उन तमाम राजनेताओं को देखिए तो वो कहीं ना कहीं आरएसएस की थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो भारत में संविधान को हाशिए पर लगा करके इस देश के लोगों को और ज़्यादा बेरोजगार और ज़्यादा भूखमरी ये सब बढ़ाने के लिए मजबूर करेंगे। क्योंकि मनुष्य जिस सोच का होता है, जिस सोच में पला बड़ा होता है और जिस संगठन का उससे वो जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा एक ही बात करेगा और वो उसी की बात करेगा। तो सोचने लायक बात यह है कि गांधी ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि राम और रावण के बीच जो युद्ध चलता है वो और कुछ नहीं, ये बाहर का युद्ध है जो हमारे ही शरीर के भीतर चलता है और हम उस जंजाल में फंस जाते हैं। कहीं तलवार निकालने के लिए तैयार होते हैं, कहीं धर्म के नाम पर इस देश को विभक्त करने का ये तरीका है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को पता है कि भारत में लोग तो है नहीं, जानवर हैं, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो डंके की चोट पे कहता है कि भारत में 2028 तक 3 टॉप इकोनॉमी